हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंगाड़ एंड हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं बच्चों। तो ट्रिगोनोमेट्री एज यू ऑल नो, मैं आप लोग के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी क्लास 10th का जो है वो पोर्शन पढ़ा रहा हूं आप लोग को। एंड ट्रिगोनोमेट्री के अब तक मैंने 2 सेशंस ले लिए हैं बच्चे। ये दोनों सेशंस क्या किसके ऊपर डील कर रहे थे ये आपको शायद नहीं पता होगा, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बच्चों, वहां पे जाकर देख सकते हो। वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ाया एंड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होते हैं वो मैंने सारे चीजें आप लोग को वहां पे पढ़ा दिए। तो बच्चों आप लोग जाकर देख सकते हो, वहां पे मैंने सारे क्वेश्चंस जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर है उसको ले लिया है। तो चाहे वो क्वेश्चन फाइंडिंग वाला भी हो, फाइंडिंग द रेशियोज, या फिर हम लोग को यहाँ पे जो निकालना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ वाला क्वेश्चन है, वो भी सारे चीजें मैंने वहां पे ले लिए। सो ऑल द क्वेश्चंस आर बीइंग डन ओवर देयर, आप लोग जाकर देख सकते हो बच्चा। वो एक अलग सा एक सेशन था जहां पे मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए। तो आज का जो सेशन होने वाला है बच्चा वो अलग होने वाला है। सो हियर वी आर गोइंग टू ब्रिंग 2 डिफरेंट वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। 2 अलग अलग लेक्चर लेने वाला अभी मैंने ट्रिगोनोमेट्री का, जहां पे आई एम गोइंग टू ओनली एंड ओनली फोकस अपॉन दी वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ये जो 2 सेशंस होंगे ये पूरा एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड रहेगा। जिसको वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ना है ये 2 सेशंस को पढ़ सकता है, आज का सेशन एंड आगे वाला एक अपकमिंग सेशन जो आएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो सबसे पहले बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजें और टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग विद द वर्ड प्रॉब्लम्स। इसलिए हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों को तभी डिफिकल्ट लगता है जब उनको टर्मिनोलॉजीज के बारे में नहीं पता होता है। सो कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे 5 मिनट में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आप लोग ने पिछले साल पढ़ाई किया था 9th स्टैंडर्ड में। काफी सारे जगह पे आप लोग को इसके ट्रिक्स भी पता होंगे, आप लोग को टिप्स भी बताया होगा कि कैसे करना है। बट बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का समझना बहुत सिंपल होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन। तो बच्चा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कैसे होता है, कुछ इतना बड़ा दिखता है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जहां पे आपको सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखना होता है एंड कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स लिखने होते हैं जिसको हम थीटा करके बोलते हैं। तो बच्चा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन से सबको पता है बच्चा, एंड एंगल कौन सा है वो भी सबको पता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एंगल लेंगे तो स्टैंडर्ड एंगल्स कौन सा होता है, 0 इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड एंगल, उसके बाद में 30 डिग्री होता है, फिर होता है बच्चा 45 डिग्री, then 60 degree and then 90 degree. These are some of the standard angles you are going to learn in the 10th standard. बिलीव में बच्चा इससे ज्यादा भी स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, बट वो आप लोग अगले साल पढ़ोगे। फिलहाल के लिए तो इतना काफी है। ओके, सो व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वी हैव लर्नड। एक होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कोसेक, सेक एंड कॉट। ये हम लोग ने तो पढ़ लिया है बच्चों, सबको पता है। अब ना बच्चा यहाँ पे साइन थीटा का फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों कि हमने क्या क्या सीखा था। हमें पता है बच्चा साइन थीटा फॉर 0 डिग्री मतलब साइन 0 होता है, ये हमने पढ़ाई किया था बच्चा, सबको पता होगा। फिर आप लोग को पता होगा कि साइन 30 जो होता है वो क्या होता है। इस चीज में बच्चों बहुत सारे बच्चे याद करते हैं या फिर रटते हैं या फिर मगअप करते हैं या फिर एक ट्रिक्स और या फिर टिप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिकल बताना चाहूंगा बच्चा, जिसके वजह से आपको कभी ट्रिक्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आप लोग ने 2 थियरम्स पढ़े थे बच्चा। पहला थियरम पढ़ा था 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थियरम, एंड दूसरा पढ़ा था बच्चा 45, 45, 90। ये दोनों भी ट्रायंगल थियरम आप लोगों ने पाइथागोरस थियरम में पढ़ाई किया। अगर किसी को वो थियरम पता है ना बच्चों, तो आप लोग को कभी जिंदगी में ट्रिक्स एंड टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी टेबल को समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, साइन 30 बोला है तो बच्चों 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थियरम के हिसाब से द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री हमेशा क्या होता था, द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होता था। कुछ याद है? इसलिए साइन 30 जो होगा वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। एंड फिर बच्चा 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल में आप लोगों ने देखा था बच्चा, द साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री जो था वो हमेशा क्या हुआ करता था, इट यूज टू बी ऑलवेज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। कुछ याद आ रहा है बच्चा? तो यहां पे इसलिए साइन 45 जो है वो 1/√2 हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री जो हुआ करता था वो क्या करता था बच्चा, द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री वाज ऑलवेज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस, इसलिए यहां पे √3/2 आ गया। एक्चुअली यही उसके पीछे का लॉजिक है बच्चों। ये लॉजिक अगर आप समझ जाओगे तो आप कभी जिंदगी में ये भूल नहीं पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, साइन 90 तो आपको पता है बच्चा 1 होता था, तो साइन 0 होता था, साइन 90 1 होता था। फिर आप लोग को बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपने कभी जिंदगी में याद करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज सबको पता है बच्चा भी कॉस थीटा निकालना रहेगा, तो कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा का पूरा फ्लिपिंग। यहां पे आपको सिर्फ फ्लिप करना है, मतलब जो लास्ट में है
वो फर्स्ट में आ जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे लास्ट में 90 डिग्री दिया है तो 90 यहाँ पे अभी जो 1 जा 90 का, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो 1 है इधर, फिर √3/2 था तो इधर √3/2 आ जाएगा, फिर 1/√2 है तो 1/√2 ही रहेगा, फिर यहाँ पे हाफ था तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, एंड देन जो 0 उधर पहले में था ये 0 आखिरी में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फ्लिप द थिंग्स बच्चा। यहाँ पे साइन के जो भी वैल्यूज है उसको उल्टा करना था तो आपको कॉस के वैल्यूज मिले। फिर आप लोग को tan थीटा समझना था बच्चों, बट tan थीटा भी आप लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। tan थीटा के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाई किया कि tan थीटा इज अ रिजल्टेंट ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आपके पास sin थीटा है और आपके पास cos थीटा है तो आपको sin अपॉन cos करना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो sin अपॉन cos मतलब पहले केस में हो जाएगा 0/1, 0/1 होता है 0। फिर बच्चा आप लोग को sin अपॉन cos सेकंड वाले में करना है तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 एंड 2 विल गेट कैंसल्ड डिनोमिनेटर का, तो आपके पास बचता है 1/√3। तो वेरी सिंपल। ये सारे चीजें आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा सा पेस बढ़ा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है बच्चा 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ 1। फिर आपको यहां पे मिलता है √3/2 डिवाइडेड बाय हाफ, तो 2 और 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा √3/1, एंड √3/1 तो सिर्फ √3 ही होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहां पे गलती मत करना बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय 0 करना है बच्चा। नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0, हम नहीं सॉल्व कर सकते व्हेन द डिनोमिनेटर इज 0, तो यहां पे 0 मत लिख के आना। 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट एट ऑल डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड लिखा है मैंने यहां पे शॉर्टकट में ND करके, ND स्टैंड्स फॉर नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद ना बच्चों, भले ही कोसेक सेक एंड कॉट का मैंने यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको सिखाया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, बट बिलीव मी गाइज आप लोग को करिकुलम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, बिकॉज हम कोसेक सेक और कॉट से डील ही नहीं करने वाले। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया है, आप लोग चाहो तो इसको इंफॉर्मेशन के लिए ले सकते हो। मैं थोड़ा सा फास्ट सिखाऊंगा बिकॉज मुझे लगता है ये लॉजिकली बहुत सिंपल है। कैसे मालूम है बच्चों, कोसेक का अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो याद रखना है तो वो सिंपल है। हमने सीखा है बच्चा, कोसेक का साइन के साथ एक रिलेशन था, कोसेक वाज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। याद है बच्चों आप लोग को? फैंटास्टिक। तो कोसेक अगर साइन का रेसिप्रोकल रहेगा तो आपको जो भी वैल्यू साइन के मिले हैं उसका रेसिप्रोकल लो, मतलब 1 लो, तो आपको कोसेक का वैल्यू मिलेगा। तो बच्चा 1 अपॉन साइन का वैल्यू 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहां पे नॉट डिफाइंड आ गया। फिर बच्चा साइन का वहां पे हाफ था, हाफ का रेसिप्रोकल होता है 2/1, मतलब 2 मिलेगा। फिर 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है √2/1, मतलब √2 मिलेगा। फिर √3/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/√3, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। तो कितना इजीली समझ में आ गया आप लोग को, समझा बच्चा? सिंपल था। सिमिलरली बच्चों आप लोग सेक का भी निकाल सकते हो, इसके दो तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका, सेक का आप वैल्यू निकाल सकते हो बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, उससे भी मिल सकता है। नहीं तो बच्चों अगर आपको दिमाग लगाना है तो आप लगा सकते हो यहां पे कि कैसे साइन को फ्लिप करने पर कॉस मिलता है, वैसे ही कोसेक को फ्लिप करने पर सेक मिलता है। वेरी सिंपल। मतलब देखो ना, कोसेक का जो फाइनल नंबर था 1, तो वो अभी पहला नंबर हो गया। फिर कोसेक का 2/√3 इधर आ जाएगा, फिर वहां पे √2 है वो √2 के साथ आएगा, फिर यहां पे 2 है वो लास्ट में इधर आ जाएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे पहला जो ND था कोसेक में वो यहां पे ND लास्ट में आ जाएगा। ये चाहो तो आप कोसेक का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल लेकर भी ट्राई करके देख सकते हो, आपको यही आंसर मिलेगा। एंड फाइनली बच्चों अगर आपको कॉट निकालना है तो आप या तो कोसेक अपॉन सेक करके देख सकते हो, नहीं तो कॉट कुड बी फाउंड आउट बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल निकालो बच्चों, आपको मिल जाएगा। जैसे tan थीटा 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होता है, एंड 1/0 नॉट डिफाइंड है। फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल होता है √3, फिर 1 का रेसिप्रोकल होता है 1, फिर √3 का रेसिप्रोकल होता है 1/√3। एंड बच्चा इंटरेस्टिंग पार्ट, जब 1/0 नॉट डिफाइंड होता है तो 1 नॉट डिफाइंड करेंगे तो वो 0 मिलेगा, उल्टा है। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट बच्चा? तो नॉट डिफाइंड अगर हम लोग 0 था तो उसका रेसिप्रोकल लेते थे तो नॉट डिफाइंड मिलता था, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल लोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू गॉट द आंसर ओवर हियर, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। क्लियर था बच्चा? यहां तक सब कुछ इजी है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में बच्चों फिर से बोल देता हूं, कोसेक सेक एंड कॉट आपके इंफॉर्मेशन के लिए आप रख सकते हैं। ज्यादातर तो हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर जो करने वाले हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ साइन कॉस एंड टैन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप लोग साइन कॉस एंड टैन का ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिस करें, लॉजिक समझे, उसको मगअप करने की कोशिश मत करना बच्चों। द मोर यू मगअप द थिंग्स, द
more you get confused about the things. The more logic you apply बच्चा, the better you understand. ओके बच्चा, चलो ठीक है। अभी ना बच्चा पहला टर्मिनोलॉजी तो पढ़ा लिया मैंने आपको, शायद आप लोग ने नोट डाउन किया है सारी चीजें। सेकंड टर्मिनोलॉजी बताने की कोशिश करता हूं। सेकंड टर्मिनोलॉजी ये है बच्चों कि मैं ना एक एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोग को, एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देना चाहता हूं, है ना बच्चों। एक मान के चलो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वेदर है, अच्छा खासा है, एक आदमी चल रहा है वहां पे, अ पर्सन इज वॉकिंग, वहां पे जा रहा है। तो क्या हो गया मालूम है, अभी फिलहाल के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। अब आदमी स्ट्रेट जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रेट ऐसा कुछ देखता रहता है। तो फॉर एग्जांपल एक लाइन बना दिया बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है। अगर बंदे ने स्ट्रेट देखा, कंप्लीटली स्ट्रेट देखा, तो वैसे लाइन को बोला जाता है बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर अ पर्सन या फिर कुछ भी पर्टिकुलर चीज ऑब्जर्व करता है एंड वो स्ट्रेट देखता है, दैट पर्टिकुलर चीज हमेशा ग्राउंड से पैरेलल हो जो लाइन रहेगा उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन करके बोलेंगे। सो यहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है बच्चों। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आगे नेक्स्ट वाला, बट बच्चा धीरे धीरे अचानक से उसने देखा कि एक ट्री है जो कि बहुत ही लंबा था, बहुत ही ऊंचा था। तो वहां पे आपको एक ट्री दिख रहा होगा बच्चों, एंड ट्री के ऊपर मैंने एक डॉट बना दिया लाल कलर का, दिख रहा है एकदम टॉप ऑफ द ट्री का, यहाँ पे एक रेड कलर का डॉट बना दिया। तो वहां पे उस आदमी को कुछ तो दिखा, तो इसलिए उसने अपना मुंडी ऊपर करके देखा कि वहां पे कुछ ना कुछ तो है। तो उसने अपनी नजर को अभी हॉरिजॉन्टली नहीं तो अपनी नजर को ऊपर किया। तो ही एक्चुअली सॉ समथिंग एट द टॉप ऑफ द ट्री। इज दैट क्लियर? तो बच्चा जब भी वो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई दूसरे जगह पे देखता है तो उस पर्टिकुलर लाइन को बोला जाता है बच्चा लाइन ऑफ विजन। विजन का मतलब है ऑब्वियसली सबको पता है, विजन का मतलब है देखना। तो दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज द लाइन ऑफ विजन। ये है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन एंड ये है उसका एक लाइन ऑफ विजन। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब ना बच्चों जब ये लाइन ऑफ विजन बना, हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ विजन जब बना, तो आप देख सकते हो उन दोनों के बीच में एक एंगल बना बच्चों। कैन यू सी अ लाइन के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, उस एंगल को हम थीटा करके बोलेंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनो, जब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका जो लाइन ऑफ विजन होता है अगर वो ऊपर की तरफ बने, मतलब इन अदर वर्ड्स अगर कोई बंदा ऊपर देखता है एज रेफरेंस टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो एंगल बनता है ना बच्चों, उस एंगल को बोला जाता है बच्चा, दैट पर्टिकुलर थीटा इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन बच्चों, एलिवेटर नाम तो सुना ही होगा। एलिवेटर का मतलब लिफ्ट होता है, तो एलिवेट करना मतलब ऊपर की तरफ लेके जाना होता है। इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है बच्चा ऐसा एंगल जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर लाइन ऑफ विजन ऊपर बनता है, देन द एंगल जो फॉर्म्ड होता है बच्चा, इट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, शायद से सबको समझा है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करने जाएंगे तो बच्चा डेफिनेशन काफी सिंपल है। इफ द लाइन ऑफ विजन सो फॉर्म्ड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द एंगल सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। बट ये आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ समझना है। इज दैट क्लियर? चलो, बट व्हाट विल हैपन बच्चा अगर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर वो अचानक से जाते वक्त अचानक से उसको एक छोटू सा क्यूट सा एक पपी दिखता है जो कि रास्ते के ऊपर खड़ा है। अब जाहिर सी बात है बच्चों कि पपी को देखकर कौन देखता नहीं है उसको, सब लोग तो उसके ऊपर नजर लगाए बैठे। तो बच्चों यहाँ पे एक क्यूट सा पपी आपके सामने है, तो अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो बना लिया था, वो तो सबको पता है क्योंकि वो स्ट्रेट देख रहा था, तो दैट वाज द लाइन ऑफ रेफरेंस। बट अचानक से उसकी नजर जब पपी के पास पड़ती है, तो एक छोटे से कुत्ते का पिल्ले के पास पड़ती है, तो वो नीचे देखता है। तो ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हो बच्चा ये भी वो नीचे देख रहा है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लाइन ऑफ विजन। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड यहां पे एक लाइन ऑफ विजन है। बट इस बार बच्चों आपका जो लाइन ऑफ विजन बना है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ बना है या नीचे की तरफ बना है? डेफिनेटली बच्चा नीचे की तरफ बना है। बट बच्चों नीचे की तरफ बने या ऊपर की तरफ बने, एंगल तो बनने ही वाला है। तो यहां पे भी एक एंगल फॉर्म हो चुका है, राइट? बट दिस टाइम ये जो एंगल बना है दैट इज एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ लाइन ऑफ विजन बीइंग मेड डाउन साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ बनता है ना बच्चा लाइन ऑफ विजन, देन द एंगल सो फॉर्म जो थीटा होता है ना, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोला जाता, बिकॉज एलिवेट नहीं हो रहा है,
इस बार डाउन गया है, एंड जो डाउन जाता है बच्चा उसको बोलते हैं डिप्रेशन। इसलिए यहां पे वर्ड आएगा बच्चा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया? सिंपल है बच्चा। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाइन ऑफ विजन बना तो एंगल सो फॉर्म्ड को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे अगर बना तो उसको जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। हम बोलते हैं ना बच्चा हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, वी आर इन डिप्रेशन, तो हम थोड़ा डाउन फील करते हैं ना, तो डिप्रेशन का मतलब ही होता है, मीनिंग ही होता है बच्चा डाउन साइड। तो यहाँ पे डाउन साइड अगर लाइन ऑफ विजन बनेगा तो उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। इतना सा टर्मिनोलॉजी तो समझना था बच्चों, कितना सिंपल है ना ये टर्मिनोलॉजी। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड सो फार। अच्छा, अभी आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ चुका है बच्चों, तो कुछ चीजों का आप लोग को एजम्पशन बताना चाहता हूं बच्चों। जब भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको दो चीजों का एजम्पशन करना भूलना नहीं है। यू हैव टू अस्यूम टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो उस आदमी का अगर हाइट वाइट अगर नहीं देखे रखा हो तो उस आदमी का हाइट को हम लोग को अज्यूम करना है टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब उसका हाइट हम लोग को 0 अज्यूम करना है। वो आदमी को आदमी नहीं अज्यूम करना है, मान के चलना है कि वो एक छोटा सा पॉइंट है, एक निग्लिजिबल हाइट वाला। समझ में आ गया? अगर हाइट नहीं मेंशन किया रहेगा तो, एंड पूरे टेक्स्ट बुक में हाइट मेंशन नहीं किया है किसी भी आदमी का, इसलिए आप लोग उसको एक पॉइंट सोर्स करके अज्यूम करोगे। वेरी सिंपल थिंग, पहली बात, ये पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहां पे आपको लाइट हाउस के बारे में बताएंगे, कोई बिल्डिंग के बारे में बताएंगे, कोई ट्री के बारे में बताएंगे, कोई टावर के बारे में बताएंगे। ये सारे चीजें जो होगी ना बच्चा, उसको हम 90 डिग्री इरेक्ट करके अज्यूम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि वो थोड़ा सा लीन हो रहा है या फिर कुछ। कल जाकर लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा का भी यहां पे एग्जांपल दिया ना, तो भी हम लोग को अज्यूम करना है कि वो 90 डिग्री ग्राउंड के ऊपर इरेक्ट है। हमें ये एजम्पशन करके चलना पड़ेगा। मानता हूं ये एजम्पशन गलत होता है, बट फिर भी हम लोग इस पर्टिकुलर साल में एजम्पशन करके चलेंगे कि वॉट एवर द बिल्डिंग्स और टावर्स है वो हमेशा ग्राउंड से 90 डिग्री के यहां पे ऐसा इरेक्ट है। यहां तक क्लियर है बच्चों? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, राइट? ये दो एजम्पशंस लेकर करना है, एंड एग्जाम आप लोग को लिखना नहीं है कहीं पे भी कि लेट अस अज्यूम वगैरह, कुछ नहीं, सिर्फ एजम्पशन करके रहना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, अभी ना बच्चा मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं, वो है प्रैक्टिस सेट 6.2 का है, एंड वो है क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे बच्चों। यहां पे मैं सबसे पहला कोई भी चीज को समझने के लिए उसका डायग्राम बनाता हूं ताकि सारी चीजें आसान हो सके। एंड बच्चों इस पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कुछ चीजें अज्यूम करके लिखनी है, तो वो लिखना पड़ेगा। मतलब क्या, बता देता हूं। सबसे पहले अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। बच्चों एक चर्च करके है यहां पे, एंड चर्च जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ऐसा एक इरेक्ट फिगर ही रहेगा यहां पे। तो मैंने क्या किया मालूम है, BC इज द हाइट ऑफ द चर्च। लेट अस अज्यूम दैट BC इज द हाइट ऑफ द चर्च। तो आपको दिखा बच्चे यहां पे BC है। ये जो स्ट्रेट लाइन बनाया ना बच्चों मैंने यहां पे परपेंडिकुलर लाइन, ये मेरा चर्च है। क्लियर है बच्चा? अब चर्च तो बनाने से रहा मैं, तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा जो कि एक चर्च है, एंड BC उसका हाइट है। उन्होंने बोला बच्चा अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। मतलब चर्च से 80 मीटर के दूरी में एक आदमी खड़ा है। तो मैंने बोला कि A इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग। एक आदमी जो खड़ा है बच्चा, वो यहां पे A करके मैंने दिखाया, आप लोग को दिखा, एक पॉइंट सोर्स दिखा है बच्चा एक आदमी को, एंड वो है A बच्चा। तो A जो है वो मेरे चर्च से 80 मीटर के दूरी में है। तो मैंने यहां पे एक डायग्राम बना दिया बच्चा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 80 मीटर, एंड देख सकते हो बच्चा आप लोग ने यहां पे परपेंडिकुलर भी दिखा दिया, एंड AB का वैल्यू 80 मीटर दिखा दिया। सो आदमी चर्च से 80 मीटर के दूरी में है। कितना सिंपल था ना बच्चों यहां तक? ग्रेट। अच्छा, AB इज इक्वल टू 80 मीटर हो गया है। नाउ बच्चों मैंने यहां पे A से लेकर C को कंस्ट्रक्ट किया, एंड यहां पे क्या बोला था कि वो आदमी यहां पे जो खड़ा है वो चर्च के टॉप को देख रहा है। तो जाहिर सी बात है बच्चा A से लेकर C को देख रहा है, बिकॉज C इज द टॉप ऑफ द चर्च। वेरी सिंपल। एंड जैसे उसने टॉप को देखा बच्चा यहां पे, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, बिकॉज ऊपर की तरफ देख रहा है बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन से, एंड क्वेश्चन में भी देखे रखा है कि इट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना बच्चा? 45 डिग्री का बना। मैंने यहां पे थीटा बताया है, जिसको मैंने लिखा है बच्चा द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मेरे केस में 45 डिग्री है। एज सिंपल एज दैट। था कि नहीं बच्चों? वेरी इजी। ग्रेट। अभी बच्चों यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट है, उन्होंने हमसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। हाइट ऑफ द चर्च मतलब BC का वैल्यू निकालना है, इसलिए मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया। नाउ बच्चों यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि वी नो
दैट हमें बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पता है। बच्चों यहां पे बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहां पे ना बच्चों अभी फिलहाल के लिए कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है या टैन लेना है, ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों उस चीज के लिए समझने के लिए आप लोग को जरा सा डायग्राम को देखकर हमें यहां पे क्या दिया है एंड हमें क्या फाइंड करने बोला है, ये दोनों साइड्स जो है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको थीटा दिख रहा है बच्चा, थीटा ए। तो उस हिसाब से बच्चों हमें कौन सा वैल्यू दिया है, हमें ए बी का वैल्यू दिया है विच हैपन्स टू बी द उस थीटा का एडजेसेंट साइड। तो बच्चा एडजेसेंट साइड हमें देके रखा है एंड हमें फाइंड करने क्या बोला है बच्चा, क्वेश्चन मार्क देखो तो वो क्वेश्चन मार्क है उसका उस थीटा का ऑपोजिट साइड। मतलब हमें ऑपोजिट साइड फाइंड करना है एंड हमें एडजेसेंट साइड देके रखा है। तो बच्चा इन दो चीजों से डील करने वाला कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको पता है? एब्सोल्युटली बच्चा, ऐसे दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, मतलब ऐसा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो ये इन दोनों साइड से करे, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड? बच्चा टैन थीटा है। समझ में आ गया? बिकॉज साइन थीटा ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज से डील करता है, कॉस थीटा एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज से डील करता है। तो टैन थीटा इज द पर्टिकुलर रेशियो जो ऑपोजिट और एडजेसेंट से रिलेट करता है। अभी समझा? इसलिए मैंने यहां पे टैन थीटा का फॉर्मूला यूज किया विच इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड मतलब BC अपॉन द एडजेसेंट साइड अपॉन AB। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर टैन थीटा क्यों, कॉट थीटा क्यों नहीं? कॉट थीटा भी तो ऑपोजिट और एडजेसेंट से डील करता है। आप लोग जाकर कर सकते हो, कॉट थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे तो भी चलेगा, बट आई थिंक बच्चा हमें कॉट थीटा से ज्यादा इजी टैन थीटा लगता है, इसलिए गो विद द पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज हो। ओके अच्छा, यहां पे टैन थीटा के जगह पे टैन 45 हो जाएगा बिकॉज थीटा 45 था, इज इक्वल टू BC अपॉन AB बोला है बच्चों। तो BC का वैल्यू हमें पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है एंड AB का वैल्यू 80 है। अभी पता चला बच्चों हमने Q tan का ही फॉर्मूला यूज किया। ग्रेट, tan 45 ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ा बच्चा, तो tan 45 का वैल्यू क्या था? 1 था। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 1 था। 1 इज इक्वल टू BC अपॉन 80 हो जाएगा। अगर आपको BC का वैल्यू निकालना है तो 80 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो BC विल बी इक्वल टू 80 1 80। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। आपको BC का वैल्यू मिला है एंड BC तो हाइट ऑफ द चर्च था, वही फाइंड करने बोला था, तो हम बोल सकते हैं द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। है कि नहीं बच्चों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लगा इजी। चलो अगर आपको इजी सच में लगा है तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और करें। इसको है ना वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करके देखना। अगर आपको जमता है तो अच्छी बात है, नहीं जमता है तो आप लोग चेक कर सकते हो। प्रॉब्लम सेट का लिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। A boy standing at a distance of 48 meters from a building observes the top of the building and makes an angle of elevation of 30 degree. Find the height of the building. सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इस बार बॉय है पर्सन के जगह पे और चर्च के जगह पे बिल्डिंग है एंड कुछ वैल्यूज चेंज हो गए। तो सबसे पहले लिखता है बच्चा लेट BC बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है बच्चा, तो मैंने उसको BC करके बोल दिया, तो वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो मुझे BC का वैल्यू क्या है वो निकालना है। A boy is standing at a distance of 48 मीटर। तो एक बॉय है बच्चा, लेट A बी द पोजीशन ऑफ द बॉय स्टैंडिंग। ये रहा मेरा A पोजीशन जो कि बॉय वहां पे खड़ा है एंड वो कितने दूरी पे खड़ा है बच्चा? 48 मीटर्स के दूरी पे है। तो यहां पे मैं AB इज इक्वल टू 48 बोल सकता हूं एंड मैंने ड्रॉ भी कर लिया वहां पे, एक परपेंडिकुलर ग्राउंड बना दिया यहां पे एंड 48 मीटर। वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद में वो बॉय ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोला है, तो उसने ऐसा कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा टॉप ऑफ द बिल्डिंग को एंड इसके वजह से उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बना होगा बच्चा, वो है 30 डिग्री का। तो मैंने वहां पे बता दिया थीटा विच इज 30 डिग्री। कितना सिंपल सा डायग्राम है। अब बच्चों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 30 डिग्री मिला है, तो वी नो हम लोग यहाँ पे अभी क्या निकालना है, हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। तो मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया। अभी वी नो बच्चों हम कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं? साइन, कॉस एंड टैन। बट इन तीनों में से कौन सा यहां पे हमें यूज करना है वो देखने के लिए आपको फिर से साइड देखना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क ऑपोजिट साइड है एंड जो वैल्यू दिया है 48 वो एडजेसेंट साइड है। ऑपोजिट और एडजेसेंट से डील करने वाला फिर से हमारा जो फॉर्मूला है वो है टैन थीटा। तो यहां पे टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड जो कि BC है अपॉन एडजेसेंट साइड जो कि AB। टैन थीटा के जगह पे टैन 30 आ जाएगा इस बार बिकॉज थीटा का वैल्यू 30 है। BC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, AB का वैल्यू इज गिवन टू बी 48 दिस टाइम। वेरी इजी। अच्छा अभी tan 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में चाहो तो अभी रेफर कर सकते हैं। tan 30 का वैल्यू 1/√3 था, तो यहां पे मुझे 1/√3 मिल गया। इज इक्वल टू बच्चों BC अपॉन 48 को वैसे ही रखो।
ना इफ यू रियली वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC, आपको क्या करना है, BC को वैसे ही रखो, वो 48 को वहां पे शिफ्ट करना है। तो आप 48 को वहां पे शिफ्ट करते हो तो आपको BC का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चा, इट विल बिकम 48 अपॉन √3। वेरी सिंपल है। अब ना बच्चों एक कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है। वैसे तो BC इज इक्वल टू 48 अपॉन √3 आपका राइट है, बट आप लोग जब भी सॉल्व करोगे ना बच्चा, तो एक 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट को याद करके सॉल्व करना। आपको याद है बच्चों, आप लोगों ने रियल नंबर्स करके एक चैप्टर पढ़ा था, वहां पे अगर आपको एक सर्ड, एक इर्रेशनल नंबर जो सर्ड है वो डिनोमिनेटर में मिलता था, तो हम उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखते थे। We used to do the rationalization of a surd। कुछ याद आ रहा है बच्चा? तो यहां पे अगर जो BC का वैल्यू मुझे मिला है जो कि 48 अपॉन √3 है, तो मुझे वो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ा अगर, तो मैं √3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई नीड टू मल्टीप्लाई दैट इर्रेशनल सर्ड बाय √3 ऑन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया था। ओके, ऐसा क्यों किया है मैं आपको बता देता हूं। तो BC इज इक्वल टू बच्चा 48 मल्टीप्लाइड बाय √3 जो है वो 48 √3 ही होगा, डिवाइडेड बाय नीचे √3 इंटू √3 होता है बच्चों 3। एंड आप देख सकते हो बच्चा 48 3 के टेबल में जरूर आता है, तो 3 1 जार 3 16 जार होगा, इसलिए BC का वैल्यू जो आपको मिलेगा वो होगा 16 √3। अब जरा चेक करो बच्चों, आपको सबसे पहले जो BC मिला था वो 48 अपॉन √3 था, डिनोमिनेटर में √3 था, फ्रैक्शन में आंसर अच्छा नहीं लगता, तो यहां पे जो आपको मिला है BC इज इक्वल टू वो 16 √3 है। दिस लुक्स कंपैरेटिवली गुड। वैसे ना बच्चा एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो बच्चा BC इज इक्वल टू 16 √3 मिला है, कुछ क्वेश्चंस में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में √3 का वैल्यू दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको √3 का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। वैसे तो मैं अपने बच्चों को हमेशा कभी ना कभी बोलता हूं कि डोंट टेक अ रिस्क, आप √3 का वैल्यू याद करके जा सकते हो 1.73 एंड फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बच्चों। बट अभी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे ही बच्चा जहां पे √3 का वैल्यू नहीं दिया है, उन्होंने √3 ही रखने बोला है, तो यू कैन गो विद द सेम एज वेल। अगर आपने BC इज इक्वल टू 16 √3 भी रखा तो कंप्लीटली फाइन बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट हाँ अगर √3 का वैल्यू मेंशन किया रहेगा तो आपको वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली फाइन। तो यहाँ पे BC का वैल्यू मिला है, कीप दिस एज इट इज बच्चा। तो यहाँ पे आएगा द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 √3 मीटर्स, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन मीटर्स में है, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। हुआ बच्चा 2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स का, इजी लगा आप लोग को फिलहाल के लिए तो ग्रेट। अभी ना बच्चा एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन है, वो है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द string attached to the kite is tied to the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of the string. And यहाँ पे √3 का वैल्यू देके रखा है 1.73। देखो बच्चों यहाँ पे √3 का वैल्यू देके रखा है। अब बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। बच्चा काइट है ऊपर, वो ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट में है, तो बच्चा यहां पे मैं लिखूंगा BC इज द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग। तो देखो बच्चों यहां पे मैंने BC करके दिखाया है। तो बच्चा जो B वाला पार्ट है वो मेरा ग्राउंड है, और मेरा जो C वाला पार्ट है बच्चा वहां पे काइट फ्लाई हो रहा है, एंड उन दोनों के बीच में का हाइट कितना देके रखा है बच्चा, वो 60 मीटर देके रखा है। तो BC इज इक्वल टू 60 मीटर। वेरी सिंपल है, काइट C पोजीशन में है एंड B में मेरा ग्राउंड है, तो यहां पे 60 मीटर के दूरी में, 60 मीटर के हाइट में काइट है ऊपर। सिंपल है। अब ना बच्चा यहां पे जाहिर सी बात है, काइट उड़ रहा है तो उसका स्ट्रिंग, उसका डोर तो हमारे हाथ में होगा। तो बच्चा वो जो स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग क्या किया मालूम है, वो स्ट्रिंग को मैंने ग्राउंड में अटैच कर लिया, मैंने अपने हाथ में नहीं रखा, मैंने उसको ग्राउंड में अटैच किया। तो बच्चा आप लोग देख सकते हो AC इज द स्ट्रिंग अटैच टू द ग्राउंड। देखो मैंने यहाँ पे वो जो पतंग है ऊपर का, उसका स्ट्रिंग जो है उसको ग्राउंड में अटैच कर लिया, देखा। एंड उन्होंने बोला है कि बच्चा जो स्ट्रिंग हमने अटैच किया है वो स्ट्रेट अज्यूम करना है, तो AC इज द यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच टू द ग्राउंड, एंड मैंने यहाँ पे ग्राउंड भी बता दिया बच्चा AB करके। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो बच्चा जब मैंने ये स्ट्रिंग को अटैच किया ग्राउंड में, तो उन्होंने बोला है कि वो जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 डिग्री का बना रहा था बच्चा, यहाँ पे जो थीटा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस इतना सा ही तो डायग्राम समझना था। अभी ना बच्चों यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहां पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालने बोला है बच्चा। आपका स्ट्रिंग जो है वो AC है, तो हमें क्या निकालने बोला है बच्चा, AC का वैल्यू निकालने बोला है।
अब ये थोड़ा हो गया ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चा। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है बच्चों? बिकॉज यहां पे हमें वी नो ना, हमें या तो साइन थीटा का यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है, नहीं तो कॉस थीटा, नहीं तो टेन थीटा। अब पिछले दो क्वेश्चन में तो हमने टेन थीटा का इस्तेमाल किया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है? वीडियो को पॉज कर 2 सेकंड सोचना एंड फिर आंसर मिले तो मुझे बताना कौन सा है। पता चला? ग्रेट, फैंटास्टिक बच्चों। यहां पे देखोगे तो आपका जो थीटा है उस थीटा के हिसाब से आपको कौन सा वैल्यू देके रखा है? आपको ऑपोजिट साइड का वैल्यू देके रखा है। एंड आपको कौन सा वैल्यू निकालना है? आपको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है। ऑपोजिट साइड देके रखा है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज इन दोनों से रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है? साइन थीटा। वेरी गुड बच्चा, एंड इसीलिए हमने यहां पे साइन थीटा का फॉर्मूला यूज किया। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका ऑपोजिट है बीसी यहां पे एंड आपका हाइपोटेन्यूज है बच्चा एसी। सबको समझ में आ रहा है? इजी है। चलो, तो यहां पे साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? साइन थीटा, तो थीटा 60 है तो साइन 60 विल बी इक्वल टू बीसी। बीसी यहां पे है 60 अपॉन एसी का वैल्यू हमें पता नहीं है, उल्टा वही फाइंड करना है। अच्छा, नेक्स्ट वाला। तो बच्चों यहां पे साइन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन एसी हो गया। अगर आपको AC का वैल्यू निकालना है, पहले साइन 60 का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है बच्चों? टेबल में जाकर देख सकते हो, मुझे पता है तो मैं बोल देता हूं, इट इज √3/2। √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AC। अब ना बच्चा यहां पे अगर आपको AC का वैल्यू निकालना है तो आपको कुछ चीजें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आपको AC का वैल्यू यहां पे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 2 को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 बन जाएगा वो। एंड फिर अगर AC का वैल्यू चाहिए रहेगा तो √3 को नीचे लेके आना पड़ेगा, इट विल बिकम डिवाइडेड बाय √3। सो फार सो गुड। अच्छा, तो AC का वैल्यू यहां पे जो मिल रहा है 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो होता है वो होता है 120 डिवाइडेड बाय √3। बट बच्चों अभी 120 डिवाइडेड बाय √3 जो आपको मिला है, अगर आप √3 का वैल्यू अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने जाते हो ना बच्चों, जो कि 1.73 है, बिलीव मी गाइस आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा। मैं आपको फिर से बोलता हूं बच्चों, आई रिपीट दिस वर्ड्स अबाउट द थिंग दैट आई एक्सप्लेन बिफोर। फिर से बोलता हूं बच्चों, अगर आपको डिनोमिनेटर में सर्ड मिलता है तो प्लीज उसको पहले के पहले रैशनलाइज करो। प्लीज बच्चा, दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो बच्चा AC इज इक्वल टू जो 120 अपॉन √3 मिला है, तो मैंने उसको √3 से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाता है। तो यहां पे देखो AC इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो 120 √3 होता है, एंड √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 3 होता है। इसके वजह से 3 के टेबल में 120 आता है, 3 1 जार 3 40 जार। तो यहां पे AC इज इक्वल टू 40 √3 मिल गया। अब बच्चा पिछले वाले क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन वहां पे जो √3 करके लिखा था वो एक्सेप्टेबल था। यहां पे √3 का वैल्यू देके रखा है क्वेश्चन में, तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो यहां पे AC विल बी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय √3, बट आपका 40 मल्टीप्लाइड बाय √3 मतलब 40 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू द आंसर एज AC इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 1.73। आई होप बच्चों आप लोग कर सकते हो। आप जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर थोड़ा डेसिमल में जरूर आएगा, बट आंसर विल बी 69.2 बोलो या 69.20 बोल सकते हो, राइट? एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ AC। एंड फाइनली आप लोग लिख सकते हो बच्चा यहां पे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ दिस काइट इज 69.20 मीटर, एंड दिस इज हाउ यू क्वेश्चन कंप्लीट दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। लगा बच्चा इजी? अब तक हम लोग ने 3 क्वेश्चंस तो कर भी लिए बच्चा। टोटल 11 वर्ड प्रॉब्लम्स है, 3 वर्ड प्रॉब्लम तो हो गया और 2 वर्ड प्रॉब्लम लेंगे आज के सेशन में। चलो ठीक है। अभी ना बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन है। बच्चों ये 6.2 का जो क्वेश्चन लेने वाला हूं, इसको समझाने के लिए मैं फिर से कुछ इलस्ट्रेशन दिखाने वाला हूं, फिर से एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं, एंड ध्यान से सुनना बच्चा, ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे डिप्रेशन का क्वेश्चन आ चुका है। अब तक हमने एलिवेशन का पढ़ाई किया था, अब डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, then find how far the ship is from the lighthouse, and √3 is equal to 1.73 फिर से देखे रखा है। अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का, इसको चीज को बताने के लिए बच्चा सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। मान के चलो बच्चों यहां पे एक सी है, एक सी लेवल में कहीं ना कहीं तो कोस्टल एरिया के नजदीक में मैंने एक लाइट हाउस दिखाया बच्चों।
यहां पे लाइट हाउस दिखाने के बाद बच्चों उन्होंने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री एंड इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस 90 मीटर है, तो मैंने वहां पे लाइट हाउस को 90 मीटर बता दिया। क्लियर है? उन्होंने बोला है बच्चा ऑब्जर्वर शिप को देख रहा है, तो यहां पे एक शिप भी तो होना चाहिए। एक शिप नजदीक आ रहा है बच्चा लाइट हाउस का, एंड एक ऑब्जर्वर है ना बच्चा, वो टॉप में है लाइट हाउस के, वो लाइट हाउस के टॉप में खड़ा है एंड वो ऑब्जर्व कर रहा है। अब जरा आपको नहीं लगता बच्चों अगर एक ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ खड़ा है तो सबसे पहले वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद वो शिप को देखेगा, तो वो शिप को देखते वक्त उसका जो विजन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आ जाएगा। एंड नीचे आया मतलब कहना है से बच्चा जो एंगल फॉर्म हो चुका है वो एक तरह का एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो चुका है बच्चा, एंड दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री। है कि नहीं बच्चा? यहां पे 60 डिग्री पता चला सब लोग को। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अभी ना बच्चा हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अब तक सॉल्व नहीं किया था, तो ये थोड़ा सा पार्ट अगर आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा है तो जरा ध्यान से देखना। जैसे ही मैंने यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिया ना बच्चों, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है बच्चों आप लोग का, एंड कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल है, ध्यान से सुनना। यहां पे ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया था, सेम टू सेम ग्राउंड लेवल में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैंने बना दिया, तो आपको नहीं लगता बच्चा ऊपर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन है? बोथ द हॉरिजॉन्टल लाइंस विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर, एंड अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो यहां पे ये जो लाइन मैंने बनाया है लाइन ऑफ विजन, वो एक तरह का ट्रांसवर्सल का काम करेगा। एंड ये ट्रांसवर्सल अगर काम करता है तो हमने 9th स्टैंडर्ड में एक पढ़ाई किया था बच्चा, द ट्रांसवर्सल सो फॉर्म्ड से ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं ऑफ द टू पैरेलल लाइंस। तो यहां पे जो 60 डिग्री मिला है सेम टू सेम यहां पे भी वही 60 डिग्री ही हो जाएगा बच्चों, बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। सबको समझ में आ गया? ये चीज मुझे आपको बतानी थी। अब ना बच्चा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं फिर से। बच्चों यहां पे BC इज द लाइट हाउस का हाइट, तो यहां पे हाइट ऑफ द लाइट हाउस जो दिया है मैंने BC करके लिखा है, एंड वो देके रखा है बच्चा 90 मीटर है, तो BC इज इक्वल टू 90 मीटर करके दिया। तो लाइट हाउस मैंने जो बनाया था अभी मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना दिया। उसके बाद में बच्चा यहां पे लिखा है A इज द पोजीशन ऑफ द शिप, तो मैंने यहां पे A करके बताया जो शिप का पोजीशन था, एंड उसके बाद में मैंने यहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया ग्राउंड लेवल का जो कि 90 डिग्री है। फिर यहां पे दिया है बच्चा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो डिप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट बनाना पड़ेगा जो कि मान के चलो CD करके है, एंड वहां से ऊपर बंदा जो C में खड़ा है उधर से अगर वो नीचे देखेगा तो एक डिप्रेशन एंगल बनेगा, एंड उसको मैं बोल सकता हूं दिस इज 60 डिग्री। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। यहां तक सबको समझा? एंड बाद में यहां पे मैं लिख सकता हूं बच्चा एंगल DCA विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAB एंड दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंड इसका रीजन है बच्चा ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। इसलिए बच्चा ऊपर का 60 डिग्री भी नीचे का 60 डिग्री बना के जाएगा, एंड आपका क्वेश्चन तैयार हो चुका है बच्चों। आपका डायग्राम बहुत सिंपल हो चुका है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल भी मिला, आपको थीटा भी मिल गया। इज दैट क्लियर? तो एक तरह से इधर का एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है इधर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अभी आप लोग को ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम अप्लाई कर लिया। अभी हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं बच्चा, हम लोग को फाइंड करने बोला है इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउस से आपका शिप कितने दूरी पर है, मतलब AB का वैल्यू निकालने बोला है, इसलिए मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया। वेरी सिंपल, राइट ना बच्चा? इजी। अच्छा, अभी जरा फिर से दिमाग अप्लाई करो बच्चों, आप लोग को दिमाग अप्लाई करना आता है। यहां पे फिर से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे बताओ इस पर्टिकुलर थीटा को कंसीडर करके 60 डिग्री आपके पास क्या देके रखा है एंड आपको क्या फाइंड करने बोला है? आपको ऑपोजिट साइड देके रखा है एंड आपको एडजेसेंट फाइंड करने बोला है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट से डील करने वाला कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो है? tan थीटा। वेरी गुड बच्चा, तो tan थीटा अप्लाई करेंगे हम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड विच इज BC अपॉन द एडजेसेंट साइड विच इज AB। सिंपल है। tan थीटा यहां पे tan 60 बन जाएगा। BC का वैल्यू इस बार देखे रखा है 90 है, एंड AB का वैल्यू यहां पे फाइंड करने बोला है, तो उसको वैसे ही रहने दो। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। tan 60 का वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में जाकर देख लेना, √3 है, यहां पे √3 मिलेगा, इज इक्वल टू 90 एज इट इज रखो बच्चों। AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब बच्चों अगर मुझे AB का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं AB को वहां पे शिफ्ट कर सकता हूं एंड √3 को नीचे ला सकता हूं, तो 90 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। क्या मैं यहां पे क्वेश्चन को रोक सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं।
क्या मुझे 1.73 जो √3 का वैल्यू है डायरेक्टली अभी सब्स्टिट्यूट करना है क्या? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। तो AB का वैल्यू यहां पे हो जाएगा 90 अपॉन √3, जिसको मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो AB का वैल्यू जो फॉर्म्ड होगा वो होगा 90 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 होता है बच्चों 3 के टेबल में 90 आ जाता है, 3 1 जा 3 30,000। तो AB का वैल्यू आपको 30 √3 मिलेगा। वैसे तो अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया होता तो ये मेरा फाइनल आंसर होता, बट √3 का वैल्यू देखे रखा है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करना ना भूले। AB इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 होगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, फिर से आंसर शायद से डेसिमल में आ सकता है। तो यहां पे AB का वैल्यू जो मिलेगा बच्चा, दैट विल बी 51.9 लिखो या 51.90 लिख सकते हो। एंड फाइनली बच्चा यहां पे AB का जो वैल्यू मिला है वो शिप कितने दूरी में था अपने लाइट हाउस से, तो फाइनल स्टेटमेंट लिख सकता है बच्चा, द शिप इज 51.90 मीटर फार फ्रॉम द लाइट हाउस, एंड दैट इज हाउ यू गेट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखकर डर तो लगा था स्टार्टिंग में कि क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा क्या, बट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते बच्चे, ये क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा, आपको डायग्राम को ड्रॉ करने का मेंटेन करना है बच्चों। प्लीज draw the figure over here. Is the figure drawing over here mandatory and compulsory? The answer to this is yes बच्चा, 100% compulsory है, draw करना ही पड़ेगा, and draw करके आओ, easy पड़ेगा। Okay, the last question for today बच्चा is completely the same as that of the previous one, इसलिए बच्चों इस वीडियो को आप पॉज करके खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा, सेम टू सेम। फ्रॉम टॉप ऑफ द लाइट हाउस ऑब्जर्वर लुक्स एट द शिप, फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री है बच्चा, इस बार 60 डिग्री के जगह पे। हाइट ऑफ द लाइट हाउस इस बार 90 मीटर नहीं है तो 100 मीटर है, एंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ आपके वैल्यूज चेंज हो चुके हैं। तो यहां पे थोड़ा सा फास्ट बता सकता हूं मैं। तो BC इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो यहां पे BC है, therefore BC is equal to 100 मीटर दिया है तो मैंने यहाँ पे 100 मीटर कर दिया। फिर A जो है वो शिप का पोजीशन है तो मैंने यहाँ पे बता दिया, एंड वहां से A से लेकर B तक है ग्राउंड लेवल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, फिर वो परपेंडिकुलर था। फिर बच्चा यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन देकर रखा 30 डिग्री, तो उसके लिए मुझे पहला एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, मान के चलो CD करके। फिर वहां से ऑब्जर्वर शिप के पास देख रहा है तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर किया जाता है, वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, अभी एंगल DCA जो है बच्चा वो एंगल CAB के साथ इक्वल हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री इटसेल्फ, बराबर। तो इसका रीजन है बच्चा 30 डिग्री क्यों होगा, बिकॉज वी नो अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम के वजह से। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको 30 डिग्री, एंड यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क किसको डाला है बच्चा, AB फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि हाउ फार दैट पर्टिकुलर शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, तो यहां पे ये AB का वैल्यू निकालना है। तो वी नो दैट बच्चा हम लोग को फिर से ऑपोजिट साइड देखे रखा है, एडजेसेंट साइड मांगा है। ऑपोजिट और एडजेसेंट का कौन सा फॉर्मूला है बच्चा, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड विच इज BC अपॉन द एडजेसेंट साइड विच इज AB। तो यहां पे tan 30 कर सकते हो, BC का वैल्यू है बच्चा 100 डिवाइडेड बाय AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है, वही निकालने बोला। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में जाकर देखना, 1/√3 होता है। तो यहां पे 1/√3 लिख लिया, इज इक्वल टू 100 अपॉन AB एज इट इज रहेगा। फिर आपको अगर AB का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा, AB उधर जाएगा तो AB इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय √3 करना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है एंड ये ज्यादा इजी क्यों है बच्चों, बिकॉज आपको शायद से पता चल चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रैशनल इरेशनल जो सर्ड है वो सर्ड डिनोमिनेटर में नहीं आया, मतलब आप लोग को यहां पे रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड ऑफ ऑल बच्चा यहां पे कहीं पे भी √3 का वैल्यू जिक्र ही नहीं किया है, तो आप लोग को √3 का वैल्यू 1.73 डालने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट इज वाई बच्चा AB इज इक्वल टू 100 √3 आपका फाइनल आंसर है। आप लोग लिख सकते हो बच्चा, द शिप इज 100 √3 meters far from the lighthouse, and this is how you complete this question as well, and it was as simple as that। तो था कि नहीं बच्चा वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा इजी? वैसे तो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इजी लगता है, बिकॉज है ही वो बहुत सिंपल, है कि नहीं बच्चा? तो ट्रिगोनोमेट्री के ये वर्ड प्रॉब्लम्स आई होप सभी लोगों को समझ में आ चुका है। वी हैव कंप्लीटेड विद 5 वर्ड प्रॉब्लम्स टुडे बच्चा। ये बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स थे, ये बहुत ज्यादा इजी थे, इसको अच्छी तरह से समझना बच्चों सबसे पहले। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एडवांस्ड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, द 6 वर्ड प्रॉब्लम्स व्हिच आर लेफ्ट, उसको भी कंप्लीट करेंगे। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली पसंद आया है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स सफर, उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है ट्रिगोनोमेट्री। आपके एक शेयर बटन दबाने से उन लोग को भी बहुत अच्छा हो जाएगा, उनको भी फायदा हो जाएगा। एंड बच्चों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर
कर सकते हो टू गेट मोर कंटेंट रिलेटेड टू एवरी अदर चैप्टर। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।